हेलो दोस्तों, देखो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या सर। टॉपिक है अपना, दैट इज़ ए एंड आर। सर बहुत कंफ्यूज करता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर भी देखो मैंने आपको ले रखा है, ए एंड आर है, तो चैप्टर अपना मैंने लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, चैप्टर अपने पास ये है। तो मैं थोड़ा सा देखो इसके स्क्रीन को थोड़ा चेंज करूँ कि मुझे लगता है कि ऐसी पे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर बात हो रही है ए एंड आर, और वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो पहला अपने पास क्वेश्चन जो है उसको ज़रा देख लेते हैं कि सर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। सर फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि सर अर्जर्शन क्या है। ज़रा इसको हम लोग अगर पढ़ें कि व्हाट इज़ द अर्जर्शन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपका अर्जर्शन जो है अपना उसको ज़रा देखते हैं। देखिए अर्जर्शन इसने कह रखा है, क्या बोल रहा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज इनएडिक्वेट। ठीक है, कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, बहुत टाइम तक सही नहीं था। ठीक है, मतलब यूज़ करना। रीज़न लिख रहा है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। सही बात है कि सर टू किंगडम क्लासिफिकेशन के फेलियर्स में ये आता है कि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, सिंपल अगर मैं कहूँ तो एजर्शन रीज़न करने के थोड़े तरीके होते हैं। आप उसको अगर देख लें तो क्या होता है, जो भी आप ये क्वेश्चन है, जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बस उस क्वेश्चन के एंड में आप एक वर्ड ऐड करें, वो है बिकॉज। और बिकॉज लगाने के बाद देखो क्या ये इसको सही से समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है। जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज इनएडिक्वेट बिकॉज दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट प्रोकैरियोट। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। देन क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भाई दोबारा से एजर्शन क्या कह रहा है, इन अर्लियर क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स वर इंक्लूडेड टुगेदर अंडर प्लांट्स। हाँ ठीक है, तो उसका कारण था वो कि भाई इनके पास सबके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। बिल्कुल सही है, इसलिए इनको एक साथ इंक्लूड किया क्योंकि इनके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम इस फंजाई को बहुत जगह एनिमल में भी क्लासिफाई कर देते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि भाई ये हेट्रोट्रॉपिक है। कई बार इस बेस पे भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मोस्टली ये सेल वॉल होने की वजह से सारे प्लांट्स में डाल दिए गए। ठीक है, तो रीज़न बिल्कुल सही है, एजर्शन भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। डन। देन देखो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फिर आता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि सर एजर्शन क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस हैपन्ड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन गेट्स चेंज ग्रेजुअली। क्योंकि धीरे धीरे क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का बदलता गया। भाई पहले सिर्फ मान लो इस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि सेल वॉल है कि नहीं है, फिर धीरे धीरे आया यूनिसेलुलर है कि नहीं है, प्रोकैरियोटिक है कि नहीं है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो क्राइटेरिया तो बदल रहे हैं। तो इसमें भी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। सर ए एंड आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। बिल्कुल, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट, इसमें भी करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फोर्थ पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है,
सर क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है कि भाई एजरेशन पढ़ लें पहले। बैक्टीरिया द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, और बिल्कुल सर किंगडम मोनेरा में आते हैं, सही है। रीज़न, बैक्टीरिया कैन टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशंस सो दे आर फाउंड एवरीवेयर। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं बैक्टीरिया ना, बिल्कुल मिलते हैं जी। आर्की बैक्टीरिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, दोबारा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो ये फिफ्थ वाला, इसको पढ़ें। क्या है, एजर्शन ए साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। बिल्कुल सही है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इनको कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एल्गी से, कि भाई इनका बिहेवियर एल्गी जैसा है, कलर इनका ब्लू ग्रीन होता है, दैट्स वाई नेम्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कुछ याद करो, शॉर्ट में लिखते हैं BGA। ठीक है, तो क्या रीज़न क्या कह रहा है, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए एंड रूबिस्को। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। इनके पास जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए रूबिस्को वगैरह होता है वो होता है क्लोरोफिल ए होता है। हालांकि इसमें मैं बिल्कुल आपको एक बात क्लियर करूं जो आपको आइडिया होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ही बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें अगर मैं एक बात क्लियर करूं तो ये कि भाई सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो आप बोल रहे हैं ये क्लोरोफिल ए, ये ठीक है, पर क्योंकि बैक्टीरियाज में जो क्लोरोफिल ए होता है वो बिल्कुल होता है क्लोरोफिल ए की तरह प्लांट के, बट इसको एक इस अलग से नाम बुलाते हैं, इसको हम बोलने लग जाते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें भी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ऑप्शन इसका भी फर्स्ट ही आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाइए, क्या बोल रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है सर एजर्शन क्या है, देखो, हेट्रोसिस्ट आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत सही बात है भाई, हेट्रोसिस्ट, ठीक है, सेल में एक तो हेट्रोसिस्ट और एक आपको पता होगा एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं उनमें ये होता है, और कुछ सेल्स होते हैं या प्रोटीन्स भी बोलते हैं कई बार हेट्रोसिस्ट। तो बिल्कुल करेक्ट एजर्शन है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट एजर्शन है, एजर्शन इज करेक्ट। अब आता है रीज़न, बिकॉज इन हेट्रोसिस्ट सेल्स ऑक्सीजन डिप्लीटेड कंडीशंस कैन बी क्रिएटेड विच इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजनेज फंक्शनिंग। हाँ सही है भाई, हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन डिप्लीटेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है विच इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में काम करता है, तो इसको क्रिएट करने में हेट्रोसिस्ट का रोल है। वैसे हेट्रोसिस्ट का मेन रोल कुछ और होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है सेल में। ठीक है, पर ये वाली बात भी सही है, तो आप कहेंगे हाँ जी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है। क्लियर है। डन, तो ये 6 क्वेश्चन पहले। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 7 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, एजर्शन इसमें लिखा है कि एजर्शन जो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया डैट दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। सही बात है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हमारे लैक्टोबैसिलस, उसके बाद जो है आपका सल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिकम, ये सब आते हैं। फिर मोस्ट अबंडेंट होंगे भाई बैक्टीरिया, दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, बिल्कुल ह्यूमन के आसपास सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रीज़न, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो भाई सारी बात वही है जो मैंने कही कि हमारे ह्यूमन के आसपास ये ज़्यादा बैक्टीरिया क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम आते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। ठीक है,
तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एजर्शन है कि भाई साहब एजर्शन है इसके अंदर, बिसाइड्स स्पोर फॉर्मेशन एंड बाइनरी फिजन अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया बट इट इज़ नॉट अ टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही बात है कि ये स्पोर फॉर्मेशन वगैरह छोड़ के बैक्टीरिया में कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं पर प्रॉपर नहीं होते। जैसे आपने अगर पढ़ा हो तो कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप बैक्टीरिया में होते हैं, जैसे एक मैं नाम लिखा रहता है कॉन्जुगेशन, फिर एक लिखा रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक लिखा रहेगा ट्रांसडक्शन, ये सब। तो ये सर प्रेजेंट तो होंगे ही, 100% प्रेजेंट है, ठीक है। तो लेकिन सर ये एकदम प्रॉपर नहीं कहे जाते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये हाँ प्रेजेंट तो हैं ही, प्रेजेंट्स तो हम बोल ही रहे हैं कि प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात तो सही है, एजरेशन इज़ वेरी करेक्ट। फिर क्या है, रीज़न क्या है, बिकॉज लगाएंगे हम पहले। भाई ये सब कुछ बोला है इसने तो मैं बिकॉज लगा के ही आगे बात करूँगा। बिकॉज इन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देर इज़ नो गेमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। ये बहुत सही बात है सर। इस रिप्रोडक्शन को टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो मैंने भी बताया कॉन्जुगेशन वाला प्रोसेस, कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सर उसमें गेमेट नहीं बनता है, ना ही किसी तरह का फ्यूज़न देखने को मिलेगा आपको। तो दोनों बातें सही हैं, एजरेशन भी सही है और रीज़न भी सही है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है आपका कि भाई इसमें कह रहा है एजर्शन क्या है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर यूक्रियोट्स। सही है, बिल्कुल सही है एजर्शन कि भाई मेंबर जो प्रोटिस्टा के होते हैं यूक्रियोट्स होते हैं, 100% है, पढ़ाई हमने। मोनरा को छोड़ के बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया सब यूक्रियोट होते हैं। फिर रीज़न क्या कह रहा है, बिकॉज, यहाँ बिकॉज लगा के आगे चलेंगे। प्रोटिस्टा सेल बॉडी डज नॉट कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अरे भाई गलत बात बोल दी, जब यूक्रियोट बोल दिया तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी होगी और डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, तो इसमें कहने वाली क्या बात है। यूक्रियोट बोलते ही मतलब हो गया ट्रू न्यूक्लियस। तो भाई इसमें ए तो सही है पर आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, ठीक है सर, थर्ड या सी ऑप्शन जिसको आप बोलेंगे। ठीक है, थर्ड या सी ऑप्शन इसके अंदर आकर देखें। तो अगली चीज़ इसमें फिर चलते हैं भाई, आपका क्वेश्चन नंबर ये अपने पास 9 था, 9 की बात हुई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10 पे आ जाते हैं। 10 क्या कह रहा है सर, 10 कह रहा है कि एजेशन है इसका, मोस्ट ऑफ द डाइनोफिलिड्स शो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। ठीक है, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन का मतलब है, बहुत कंफ्यूज होना नहीं है इसमें, ठीक है। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन का मतलब है उनका ओरिजिन या उनकी डायरेक्शन वगैरह अलग है। जैसे कॉन्ट मतलब पोजीशनिंग को मान लो आप, जैसे आप जब डाइनोफ्लैजिड्स की बात करेंगे तो उनमें आपने पढ़ा होगा एक फ्लैजिला ऐसे वर्टिकल होगा तो एक हॉरिजॉन्टल होता है, इक्वल साइज़ के होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हेट्रोकॉन्ट मतलब हो गया इक्वल साइज के बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या लिखा है, रीज़न बोथ ऑफ द फ्लैजिला अराइज फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स इन देम। सही है, अलग अलग रीजन से, लेवल से आएंगे इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो डायरेक्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, ठीक है। और रीज़न थोड़ा अलग होता है, इसलिए एक फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, ऐसे वर्टिकली जा रहा है, तो दूसरा जो है उसका ओरिजिन अलग है इसलिए ओरिजेंटली चला गया, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाई एजरेशन जरा देखें क्या है,
यूग्लियोनॉइड्स शो फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल। यूग्लियोनॉइड जो है फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल को शो करते हैं। सर सही बात है, उसका रीज़न क्या है? सर यूग्लियोनॉइड के पास जो होता है एक प्रोटीन की लेयर है सर, इनकी सेल वॉल एक प्रोटीन की लेयर से बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं पेलिकल लेयर, CLE। पेलिकल लेयर क्या होती है सर? प्रोटीन की लेयर है, ठीक है। पेलिकल लेयर प्रोटीन की लेयर है, तो प्रोटीन की लेयर तो भाई, और ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है पेलिकल लेयर पूरी, तो कंफर्म है उसने सही बात बोली कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है। जस्ट अ मिनट, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, रीज़न क्या बोल रहा है, रीज़न भी समझ लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर फोटोसिंथेटिक, वाइल इन सनलाइट डिप्राइव्ड मतलब एब्सेंट कंडीशन दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उनको हेल्प करती है अलग अलग कंडीशन में या सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो ए का 11th का क्या हुआ सर? फर्स्ट हुआ, फर्स्ट। चलिए 12th पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका ये रहा। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाई इसका एजरेशन क्या है? स्लाइम मोड्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। स्लाइम मोड जो हैं बहुत रेजिस्टेंट होते हैं और कई सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं। स्लाइम मोड्स की बात कर रहा है। हाँ ये पॉसिबल है रेजिस्टेंट होने का। उनके रीज़न क्या है अगर आपको पता हो तो? उनकी बॉडी पर आपने पढ़ा हो जो अनफेवरेबल कंडीशन वगैरह जब आती हैं तो आपने पढ़ा हो तो उनकी बॉडी पर जो स्पोरेंजिया वाला स्ट्रक्चर, सॉरी प्लाज्मोडियम वाला स्ट्रक्चर है, उस पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिनको नाम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़, ओके। फ्रूटिंग बॉडीज़ के नाम से बुला रहे हैं। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ में एक्चुअली क्या होता है सर? इसके अंदर भरे होते हैं स्पोर्स, स्पोर भरे मिलेंगे इसके अंदर आपको इन फ्रूटिंग बॉडीज़ में, ठीक है। स्पोर भरे मिलेंगे फ्रूटिंग बॉडीज़ वाले स्ट्रक्चर में। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो क्या होते हैं? स्पोर भरे होते हैं। और ये बहुत हार्ड रेजिस्टिव स्ट्रक्चर है, हार्ड एंड रेजिस्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो सही बात है। तो फिर इसका बोला रीज़न क्या बोल रहे हैं कि सर हार्ड और रेजिस्टिव है, ठीक है। एजरेशन की बात तो हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई ठीक है, इसलिए सर्वाइव करेगा। आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि फ्रूटिंग बॉडीज़ होते हैं जो उनके स्पोर को ख़त्म नहीं होने देंगे और वो सर्वाइव करेंगे फिर आगे। सर दूसरा यही बताओ फिर रीज़न क्या है? बिकॉज लगा करें, बिकॉज स्लाइम मोड्स पोसेस ब्रांच्ड फॉस्फोलिपिड एंड थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। नहीं सर ये बात गलत है, वो मैंने बताया आपको फ्रूटिंग बॉडीज़ कंटेन करते हैं इसलिए। तो एजरेशन तो बिल्कुल करेक्ट है सर, रीज़न फॉल्स है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो 12th का आपने क्या हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया सर। फिर आ जाइए क्वेश्चन 13 पे आ जाते हैं। सर 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लें। क्वेश्चन 13 कह रहा है भाई, चलो एजरेशन पढ़ लेते हैं। सर फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन कोल्ड एंड ह्यूमिड एरियाज़, ठीक है। फंजाई जो है वो कोल्ड और ह्यूमिड एरियाज़ में ग्रो करता है, ठीक है। प्रेफर टू ग्रो मतलब वो ग्रो करना चाहता है। सर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कोई बहुत बढ़िया स्टेटमेंट नहीं है। वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी ग्रो करता है। आपका जो है बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो है बहुत वार्म में भी ग्रो कर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न
लो टेम्परेचर फेवर्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है, नहीं सर ये भी गलत है। तो इसमें दोनों ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, ठीक है। वैसे भी हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब अगर आपका एजर्शन कुछ काम का ना लग रहा हो या गलत हो तो आंसर वैसे भी अपने पास लास्ट ही आ जाता है, ठीक है। तो 13 का फोर्थ अपने पास आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। 13 हो गया अपने पास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। सो क्वेश्चन नंबर 14 अपने ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 की थोड़ी बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये कह रहा है एजरेशन जो है क्या है, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज वेल डिस्टिंग्विश्ड डाइकैरियोफेज प्रेजेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल लाइफ। बहुत सही बात है भाई, जो हम पढ़ते हैं डाइकैरियोन स्टेज, सर वो दो न्यूक्लियस वाली स्टेज जो कि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद बनी थी, लेकिन कैरियोगेमी थोड़ा डिले हो गया इसलिए ये स्टेज आ गई। सर बिल्कुल एस्को और बेसिडियो का ही फीचर है, सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि एस्को और बेसिडियो का ही फीचर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप ज़रा रीज़न को पढ़ लें। रीज़न क्या कह रहा है, बिकॉज लगा के ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज प्लाज्मोगेमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी। देखो उल्टा बोला मैंने कि जो दोनों सेल होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए, इसको प्लाज्मोगेमी, पर सर इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे तो जाइगोट बनेगा कैरियोगेमी, उसके बाद ये स्पोर बनाएगा हैप्लोइड तो मियोसिस। तो सर ये प्लाज्मोगेमी तो हुई पर इन न्यूक्लियस के फ्यूज़ होने के लिए कैरियोगेमी थोड़ी डिले हो गई, तो ये तो बोल रहा है इमीडिएटली फॉलो हो रहा है। सर ये गलत है, मतलब एजर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो अपने पास आंसर एक ही आ गया सर, थर्ड ऑप्शन ही नहीं बनेगा और कोई, ठीक है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास क्या है, लिखा है एजर्शन जो है क्या है वो, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। सही बात है, सेल के अंदर ही जाएगा, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है कि भाई वायरसेस जो है इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। सर हमारी सेल में जाएगा तो ही हमारे डीएनए पे अपने आप को जोड़ेगा, अपने डीएनए को, और उसके बाद हमारे राइबोसोम को यूज़ करके फिर अपना काम करता है। ये वायरस का गेम है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं सर, दोज पैरासाइट्स हु कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। वायरस को अगर आप होस्ट सेल से बाहर फेंक दें, नॉन लिविंग। अच्छा, कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो होस्ट के साथ भी सर्वाइव करते हैं, होस्ट के बगैर भी सर्वाइव करेंगे, जैसे लाइस हो गए, ठीक है, तो वो फैकल्टेटिव कहलाते हैं, ठीक है। पर जो एकदम कंपलसरी है कि होस्ट के साथ ही सर्वाइव करेगा वो ऑब्लिगेट है। तो इसने बोला है वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट इंटरसेलुलर पैरासाइट, बिल्कुल सही है सर, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। रीज़न पढ़ लें। रीज़न क्या बोल रहा है, आउटसाइड द सेल्स वायरसेस सर्वाइव एज नॉन लिविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि आउटसाइड सेल जो होते हैं वायरसेस जो है नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब जैसे पत्थर उत्तर टाइप, या जो उसके डले होते हैं चीनी के या फिर नमक के, ऐसे, ठीक है। तो दोनों सही हैं, तो दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 16 थोड़ा क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भाई साहब ये देखो 16 पे आ गए हम, एजर्शन लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, ठीक है, करेक्ट बात बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लगा लेते हैं यहाँ पे बिकॉज।
बिकॉज लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। देखो पहली बात तो सर स्टेटमेंट ये एजरेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, पर अगर आप कहेंगे लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो आप कहेंगे बिकॉज इन दिस रिलेशन फंजाई एंड एल्गी प्रेजेंट टुगेदर, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं पॉल्यूशन के। ये बात बिल्कुल सही है, दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, वो सही चीज़ है एकदम कि सर वो पॉल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर होते हैं लाइकन्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस बेस पर नहीं है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। बता दूं मैं आपको पॉल्यूशन में भी कौन सा, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और एयर पॉल्यूशन में भी मेनली किस पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, अगर किसी जगह पे सल्फ़र डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसको इंडिकेट करते हैं। मतलब जहाँ SO2 का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा पॉल्यूशन का, वहाँ से लाइकन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इंडिकेट मतलब कहीं भी लाइकन का अमाउंट अगर घट रहा है तो मतलब वहाँ SO2 का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये है। बट सर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसलिए नहीं बोला जा रहा क्योंकि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं, क्योंकि फंजाई एल्गी साथ रहते हैं। तो एजरेशन भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीज़न भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस एजरेशन को ये रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अपने पास ऐसा सेकंड ऑप्शन आता है कि दोनों सही तो हैं बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही बात है। तो 16 का सेकंड हो गया। ठीक है, आ जाइए 17th पे आ जाते हैं। सर 17th वाला क्या बोल रहा है? तो 17th वाला कह रहा है कि भाई ज़रा एजरेशन देखें। तो 17th वाले का एजरेशन बोल रहा है आर्की बैक्टीरिया आर द मोस्ट रेजिस्टेंट टू एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे ज़्यादा रजिस्टिव होते हैं अगर एनवायरनमेंट कंडीशन एक्सट्रीम या एडवर्स हो। सही बात है भाई, आर्की बैक्टीरिया पढ़े ही गए हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं सर? थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, मिथानोजेंस, और एक्सट्रीम कंडीशन में ही रहते हैं ये पहली बात। रीज़न बोल रहा है बिकॉज इन आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर हाईली कॉम्प्लेक्स। सही बात है भाई, सेल वॉल की वजह से ऐसा होता है। तो दोनों सही हैं, यहाँ पे एजरेशन भी ठीक है और रीज़न भी सही है, तो सर पहला ही आएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे ही रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 17 अपने पास। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, ये दैट इज़ 18th। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th क्या बोल रहा है? सर ये कह रहा है एजरेशन पे आइए, रीज़न पे आइए। तो एजरेशन और रीज़न पे अगर आप आ रहे हैं तो भाई पहला इसने लिखा है एजरेशन में, 18th क्वेश्चन में एजरेशन में लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड इन फंजाई। अब इसको मैं पहले स्टेटमेंट ही समझा दूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सर जो ये जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड बनता है आफ्टर कैरियोगेमी, जब वो फ्यूज़न होता है न्यूक्लियस का, तो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो यही जाइगोट फिर कहाँ जाता है? मियोसिस में, और ये बना के देता है बहुत सारे स्पोर। पर ये जितने भी स्पोर बनेंगे वो सारे क्या होते हैं? क्योंकि मियोसिस में गया है तो इसीलिए हैप्लॉइड होंगे। दीज ऑल आर सर स्पोर्स, सब स्पोर हैं जी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शनल डिवीज़न हुआ, इसलिए स्पोर हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड बनेंगे। तो ये बोल रहा है कि प्रोग्रेसिव रिडक्शन, यही रिडक्शनल डिवीज़न हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में मिलता है। हाँ सही है। रीज़न क्या है? बिकॉज हायर फंजाई डू नॉट प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स एंड गेमेट्स। सही बात है, हायर फंजाई में सेक्स ऑर्गन और गेमेट नहीं होते, तो इसलिए जो है उनको डायरेक्ट अगर मैं कहूँ तो उनकी बॉडी जैसी होती है वैसा ही गेमेट बना देते हैं, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो एजरेशन भी सही है सर, रीज़न भी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो अपने पास आ जाता है अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। ठीक है, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। डन। ये सामने अपने कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है इसका एजरेशन? सर एजरेशन क्या है? डाई कैरियन इज ऑब्जर्व इन एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज, अभी पीछे ही बताया मैंने। डाई कैरियन मीन्स सर, डाई कैरियन का मतलब ही होता है सर 2 न्यूक्लियस। तो ये रही 2 न्यूक्लियाई स्टेज बनती हैं, इनमें 2 आफ्टर प्लाज्मोगेमी, और इसके तुरंत बाद अगर कैरियोगेमी ना हो तो। रीज़न क्या है? बिकॉज इन सम फंजाई कैरियोगेमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगेमी। भाई वैसे ही बात है कि ये कब बना, जब जो ये प्रोसेस होती है कि जो ये दोनों मेल फीमेल गैमेट हैं ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम बुलाते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, और इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए कि सर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होने चाहिए, और जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बना के क्या बनाने चाहिए, जाइगोट। तो इस वाली प्रोसेस को हम लोग नाम बुलाते हैं दैट इज़ कैरियोगेमी। बट सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है, इसीलिए 2 न्यूक्लियस की स्टेज दिखाई देगी, जिसे डाई कैरियन स्टेज बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो ये आपके सामने सर डाई कैरियन स्टेज जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का फीचर है। सही है, क्योंकि ये कैरियोगेमी इन फंजाई में डिले हो जाती है आफ्टर प्लाज्मोगेमी। करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन भी कर रहा है और रीज़न भी है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन 20 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई? भाई साहब कह रहे हैं एजरेशन जो है वो क्या है, नाइट्रोजनेज इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, हेंस एन एनरोबिक कंडीशन इज मेंटेन्ड फॉर एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सेशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खैर इतना आता नहीं है, क्योंकि अपना ज़्यादातर ये क्वेश्चन था, एक चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में था, तो अब वो कट गया है तो कम आता है ये वाला। लेकिन फिर भी नाइट्रोजनेज क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है, ये एक्टिव ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है, तो इसलिए एनारोबिक कंडीशन है। सही स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कह रहा है, रीज़न पे आए, हाई एनर्जी इनपुट्स फॉर द सेल टू फंक्शन डिमांड्स हाई रेट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द क्रेब्स साइकिल। अरे भाई जब बोल रहा है कि वो एनारोबिक कंडीशन में करेगा, तो भाई साहब ये क्रेब साइकिल कहाँ डाल रहे हो? ठीक है, पहली बात तो ये गलत है। सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ही स्टेप होते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है फर्मेंटेशन। कहानी ख़त्म। सर ये एरोबिक का हिस्सा होता है क्रैब साइकिल, तो ये एनारोबिक बोल रहा है, तो ये तो कंफर्म गलत हो गया। तो सिर्फ ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, अपना यहाँ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को ज़रा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहे हैं भाई, 21 है, बोल क्या रहा है, पहले बात कर लेते हैं भाई, व्हाट इज द एजरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है सेक्स ऑर्गन्स इन फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। सही बात है, मतलब सिंपल है कि सेक्स ऑर्गन अगर आप लेके चलेंगे तो जो मेल फीमेल गेमेट की बात कर रहा है बस ये, क्योंकि मतलब गेमेट भी प्रॉपर नहीं बनते हैं एक तरह से, तो वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। ठीक है, और नॉन जैकेटेड मतलब कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर रीज़न क्या बोल रहा है, रीज़न बोल रहा है देयर इज़ नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। देखो भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जानबूझ के एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक
लिखा रहता है कभी कभी नाम थैलोफाइटा। सर थैलोफाइटा एक्चुअली हम बोलते किसे हैं? सर थैलोफाइटा हम बोलते हैं उन प्लांट्स को या उन ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी वेल डिफाइंड नहीं है, जिनकी बॉडी क्या होती है, पाउच या बैग लाइक होती है। ठीक है, और इनको इसीलिए पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाई या थैलस। थैलाई, थैलस, थैलॉइड ऐसे होता है। तो इस वाले में सिर्फ दो ही लोग आते हैं जिनकी बॉडी ऐसी थैलस लाइक होती है, एल्गी और फंजाई। एल्गी तो प्लांट का पार्ट हो गया, फंजाई इसका, तो आपसे इसीलिए बोलते हैं थैलोफाइटा एक प्लांट का पूरा डिवीज़न है, तो उसमें लेकिन एल्गी की बात कर रहा है वो। बट थैलोफाइटा जैसी बॉडी और किसकी है? सिर्फ फंजाई की भी तो है। तो थैलोफाइटा में दो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, प्लांट वाले थैलोफाइटा में खाली एल्गी आता है, इसीलिए वहाँ एल्गी दिया हुआ है। पर थैलोफाइटा में थैलस लाइक बॉडी होगी, तो उसमें दो लोग आते हैं, एल्गी और फंजाई। सर दोनों के ही केस में मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके पास थैलोफाइटा के ऑर्गेनिज्म होंगे, याद रख लेना, आगे के लिए काम आएगा। जितने भी थैलोफाइटा के ऑर्गेनिज्म होंगे सर, वो एक तरह से नॉन एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। मीन्स इनके अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसा फंजाई में भी होता है और ऐसा उसमें। अगर आप देखो तो फंजाई में तो अभी पढ़ रहे हैं सर, जाइगोट बनने के बाद सीधे स्पोर आ गया, क्या एम्ब्रियो बना? एल्गी में भी यही चीज़ चलती है। ठीक है, तो थैलोफाइटा कौन है? एल्गी हैं सर और फंजाई हैं। और जितने भी थैलोफाइटा हैं जिनकी पाउच लाइक बॉडी है, थैलोफाइटा में एल्गी फंजाई मेनली सर, उनके अंदर कभी एम्ब्रियो नहीं बनते हैं। ठीक है, बट अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझे तो सर फिर सही होना चाहिए हिसाब से। तो नहीं भाई, सही कैसे होगा? इसने लिखा है सेक्स ऑर्गन्स इन फंजाई आर यूनिसुलरी, सही स्टेटमेंट है। फिर इसने लिखा है देयर इज़ नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अबे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट एजर्शन को रीज़न थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है, तो सेकंड होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, तो ये अगर मैं कहूँ तो ये अपना जो है दैट इज़ अबाउट कंप्लीट दिस एजरेशन रीज़न टॉपिक। ठीक है, तो एजरेशन रीज़न का ये टॉपिक अपने पास कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक ओवर, और यहाँ पे जो है अपना ये सेक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, तो होपफुली आपको ये ए एंड आर वाला सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक भी कर दें भाई, शेयर भी कर दें, और अगर अच्छी लग गई हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और ये पूरा ए एंड आर हमने किसके कौन से चैप्टर का किया सर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, 11th क्लास का चैप्टर सेकंड है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए।